इंटरनेशनल सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद भाई। भारतीय इकोनॉमी को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान का कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किया समर्थन। Everybody knows this, except the Prime Minister and the Finance Minister. Everybody knows that the Indian economy is a dead economy. एक्सपर्ट से समझेंगे कि भारतीय इकोनॉमी की क्या स्थिति है और क्या ये वाकई बर्बाद होने की कगार पर है। 2017 से कंसिस्टेंटली इंडिया अमंग द टॉप 3 फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज रही है, टू द एक्सटेंट की लास्ट 3 साल में इंडिया सबसे नंबर 1 दुनिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग इमर्जिंग इकोनॉमी है। बात गजा की भी करेंगे, जहां पहुंचे ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ। साथ ही सुनवाएंगे गजा में बच्चों की मौतों पर बीबीसी की विशेष रिपोर्ट। ये मौत का जाल है, खुदा कसम ये मौत का जाल है। आप जानते हैं कि आप मौत के मुंह में जा रहे हैं। लेकिन आगे बढ़े उससे पहले देश दुनिया की खबरें सुनते हैं संदीप राय से। पाकिस्तान ने जेल में बंद देश के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी के 108 सदस्यों को जेल की सजा सुनाई है। जिन्हें सजा सुनाई गई है उन पर साल 2023 में सेना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के आरोप हैं। इस फैसले में पीटीआई के 6 सांसदों को भी अयोग्य ठहराया गया है। मई 2023 में भ्रष्टाचार के आरोप में इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद देश भर में हिंसक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे। ताजा फैसला इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। जिन लोगों को सजा सुनाई गई है उनमें पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में विपक्ष के नेता उमर अयूब खान भी शामिल हैं। उन्हें 10 साल की सजा हुई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि बुधवार रात कीव पर रूसी हवाई हमले में मरने वालों की संख्या 31 हो गई है और लगभग 160 लोग घायल हुए हैं। इनमें 5 बच्चे भी शामिल हैं। उन्होंने मॉस्को पर और प्रतिबंध लगाए जाने की मांग की। यूक्रेन के गृह मंत्रालय ने बताया कि एक रिहायशी इमारत के मलबे से एक दिन बाद कई शवों को निकाला गया। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कीव पर रूसी हवाई हमले की निंदा की है। पिछले दिनों ट्रंप ने रूस को युद्ध बंद करने के लिए 50 दिन की समय सीमा दी थी, जिसे और कम कर दिया था। इस बीच रूस के पड़ोसी देश पोलैंड ने रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद सबसे बड़ा हथियारों का सौदा किया है। उसने दक्षिण कोरिया से 180 टैंक खरीदने का करार किया है। No offense, but if you're खनन कंपनी ने कहा है कि खदान में दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई है और 5 अन्य लापता हैं। इस घटना में 9 लोग घायल भी हुए हैं। ये दुर्घटना तब हुई जब एक हल्के भूकंप के बाद खदान का शाफ्ट गिर गया। यह घटना चिली की एंडीज पर्वतमाला में रानकागुआ शहर के पास तांबा खदान में हुई। गुरुवार दोपहर को इलाके में 4.2 तीव्रता का भूकंप आया था। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर वोटों की चोरी का आरोप लगाते हुए दावा किया कि उनके पास ठोस सबूत हैं। उन्होंने आज पत्रकारों से बात करते हुए कहा, मैं 100% प्रूफ के साथ बोल रहा हूँ और आप सबको पता लग जाएगा। जैसे ही हमने ये रिलीज किया पूरे देश को पता लग जाएगा कि इलेक्शन कमीशन वोटर चोरी करा रहा है। किसके लिए करा रहा है, किसके लिए करा रहा है? बीजेपी के लिए करा रहा है। हमें मध्य प्रदेश में सस्पिशन था, लोकसभा में सस्पिशन था, महाराष्ट्र में वो थोड़ा आगे गया, स्टेट लेवल पे हमें लगा कि यहाँ पे चोरी हुई है। वोटर एडिशन हुआ था, 1 करोड़ वोटर्स ऐड हुए थे। फिर हम थोड़ा डिटेल में गए, हमने कहा देखो अब इलेक्शन कमीशन तो मदद नहीं कर रहा है, तो हमने अपना ही इन्वेस्टिगेशन करवाया। उसमें 6 महीने लगे और जो हमें मिला है वो एटम बॉम्ब है। फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान। उधर चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के आरोपों का खंडन किया है और अपने सभी स्टाफ को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से काम करना जारी रखने को कहा है। बिहार में मतदाताओं की पहचान के लिए चलाए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान यानी SIR का पहला चरण पूरा होने के बाद आज मतदाता सूची का ड्राफ्ट रोल जारी हो रहा है। विपक्षी दल SIR का विरोध कर रहे हैं और उसके नियमों और इसकी टाइमिंग पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। कर्नाटक में हासन के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को बलात्कार के मामले में बेंगलुरु की विशेष अदालत ने शुक्रवार को दोषी ठहराया। अदालत इस मामले में कल सजा सुनाएगी।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बीते कल भारत और रूस की अर्थव्यवस्था को डेड यानी बर्बाद अर्थव्यवस्था कहा था। दरअसल भारत और रूस के बीच के व्यापार से नाराज ट्रंप का कहना था कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, भारत और रूस अपनी बर्बाद अर्थव्यवस्थाओं को लेकर डूब जाएं। ट्रंप के इस बयान के बाद भारत में कैसी बहस छिड़ी है, उस पर आगे बात करेंगे। जी, और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान का समर्थन किया और इसके जरिए सरकार को घेरने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि सिवाय प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के सभी को पता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था डेड है। Everybody knows this, except the Prime Minister and the Finance Minister. Everybody knows that the Indian economy is a dead economy. I'm glad that President Trump has stated a fact. राहुल गांधी कह रहे हैं कि मुझे खुशी है कि ट्रंप ने इस बात को सामने रखा। सिवाय प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री सभी को पता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था डेड है। जी, और लेकिन अपने इस बयान पर अब राहुल गांधी खुद ही घिरते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के कुछ नेता इसका समर्थन कर रहे हैं तो कुछ विरोध में हैं। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि भारत को अपने हित सामने रखने होंगे और अगर अमेरिका की मांगें सही नहीं हैं तो विकल्प तलाशने होंगे। It is a challenging negotiation. We are negotiating with many countries. The US is not the only negotiation. We have an ongoing negotiation with the EU. We've already concluded. ट्रेड डील पर बातचीत काफी चैलेंजिंग है। अमेरिका अकेला नहीं है जिसके साथ बातचीत चल रही है। हम EU के साथ बात कर रहे हैं, ब्रिटेन के साथ समझौता कर चुके हैं और दूसरे देशों से भी बातचीत चल रही है। अगर हम अमेरिका से कम्पीट नहीं कर सकते तो हमें अमेरिका के बाहर बाजारों पर विकल्प तलाशने होंगे। हमारे पास विकल्पों की कमी नहीं है। हम पूरी तरह निर्यात पर निर्भर अर्थव्यवस्था नहीं है। हमारा घरेलू बाजार मजबूत और बड़ा है। तो ये शशि थरूर ये बात कह रहे थे। और वहीं कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य और गांधी परिवार के करीबियों में गिने जाने वाले कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने कहा, एकदम गलत बात है। भारत की इकोनॉमी डेड नहीं। जो हमने आर्थिक सुधार किए जब नरसिम्हा राव जी और मनमोहन सिंह जी थे, उसके बाद उस आर्थिक सुधारों को आगे वाजपेयी जी ने भी बढ़ाया और उसके बाद मनमोहन सिंह जी ने 10 साल में जो मजबूती प्रदान की और उसके बाद वर्तमान सरकार ने भी जिसमें काम बढ़ाया, तो हमारी आर्थिक स्थिति कहीं से भी कमजोर नहीं। तो इसलिए हम आर्थिक रूप से कोई हमें कहे कि हमें खत्म कर देगा, उसकी गलतफहमी है। तो ट्रंप की गलतफहमी जी रहा। तो बीजेपी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान की आलोचना की है और भारत की अगर अर्थव्यवस्था की बात करें तो तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है संदीप। और इसी साल जुलाई में जापान को पीछे छोड़ भारत चौथे नंबर पर आ गया था और अब ये माना जा रहा है कि अगले 3 सालों में वो जर्मनी को भी पीछे छोड़ सकता है जो फिलहाल तीसरे नंबर पर है। और इसके बाद भारत के सामने केवल चीन और अमेरिका रह जाएंगे जो दुनिया की दूसरी और पहली सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं। जी, इस साल जून में सरकार के जारी किए एक नोट के अनुसार 2030 तक भारत $7.3 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन सकती है और भारत की अर्थव्यवस्था में काफी संभावनाएं हैं। ये मानना है जर्मनी के राजदूत फिलिप एंकरमैन का। So I think it is not a secret that the German government would not use the same word. Frankly, we find Indian economy extremely interesting. जर्मनी के राजदूत फिलिप एंकरमैन कह रहे हैं कि मेरा मानना है कि ये कोई छिपी बात नहीं है कि जर्मन सरकार इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेगी। हमें लगता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था दिलचस्प है। कई जर्मन कंपनियां यहाँ आ रही हैं और ये एक ऐसा बाजार है जहाँ होना चाहिए। If you're unsure or unaware ने इंडिया पर जो टैरिफ लगाए हैं 25% टैरिफ लगाए हैं और उसके साथ साथ पेनल्टी भी लगाई है। इस पर भारत सरकार ने भी औपचारिक तौर पर अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। विदेश मंत्रालय ने अभी थोड़ी देर पहले एक प्रेस वार्ता की जहां प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, जहां तक ऊर्जा ज़रूरतों की सोर्सिंग की बात होती है उस पे हमारा जो ब्रॉड अप्रोच मतलब जो हमारा अप्रोच और रवैया है उससे आप भली भांति अवगत हैं कि जो बाजार में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो तेल मिलता है किस भाव पे मिलता है और उस समय या इस समय जो भी वैश्विक माहौल है इसको लेके हम इस पे निर्णय करते हैं। और रूस के साथ भारत के संबंधों को लेकर के भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की। Our ties with any country or all the ties that we have with various countries. अलग अलग देशों के साथ हमारे द्विपक्षीय संबंध अपनी शर्तों पर आधारित हैं और इसे किसी तीसरे देश के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। जहां तक भारत और रूस की बात है, हमारे संबंध पुराने और मजबूत हैं। और अगर ट्रंप के टैरिफ की बात करें तो ये बता दें कि एशियाई देशों पर कितना टैरिफ लगा है। पाकिस्तान पर 19% का टैरिफ लगाया गया है, बांग्लादेश और श्रीलंका पर 20% का टैरिफ लगाया गया है। और अगर हम IMF की बात करें, IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो ताज़ा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है उसके मुताबिक भारत की अर्थव्यवस्था 2025 और 26 में
6.4% की बढ़त दर्ज कर सकती है। वहीं अमेरिका में अर्थव्यवस्था की विकास दर जो है वो 2025 में 1.9% और 26 में 2% रहने की संभावना है। जी, और ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि ट्रंप और राहुल का ये कहना कि भारतीय अर्थव्यवस्था डेड है, ये कहाँ तक सही है? जी बिल्कुल, अब से थोड़ी देर पहले मैंने बात की जानी मानी अर्थशास्त्री और विश्व बैंक के लिए सलाहकार रह चुकी मिताली निकोरे से, और सबसे पहले उनसे सीधे यही सवाल किया कि क्या वाकई जैसा ट्रंप और राहुल गांधी ने कहा भारतीय अर्थव्यवस्था वाकई डेड है? जी, सबसे पहले तो हमें इसको एग्जामिन करना चाहिए बिल्कुल एक डिस्पैशनेट तरीके से, डेटा के माध्यम से। तो अगर हम डेटा की बात करें, अगर हम वर्ल्ड बैंक या IMF या किसी भी ऐसी ग्लोबल इंस्टीट्यूशन का डेटा देखें, तो हमें पता चल रहा है कि पिछले 10 सालों में हम ये देख सकते हैं कि इंडिया एक बहुत ही फास्ट ग्रोइंग इमर्जिंग इकोनॉमी रही है, और 2017 से कंसिस्टेंटली इंडिया अमंग द टॉप 3 फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज रही है, टू द एक्सटेंट की लास्ट 3 साल में इंडिया सबसे नंबर 1 दुनिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग इमर्जिंग इकोनॉमी है। और अगर हम आज अपनी इकोनॉमी का साइज देखें, तो हमारी इकोनॉमी का साइज बस जापान से थोड़ा ही ज्यादा अब हो गया है, और हम दुनिया की मतलब 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी की कगार पर खड़े हैं। मतलब जर्मनी, चाइना और US हमसे थोड़े आगे हैं। इतना मैं जरूर कहूंगी कि इन आंकड़ों में एक चीज छुप जाती है, वो है हमारी पॉपुलेशन का साइज। हमारी पॉपुलेशन का साइज ऑलमोस्ट 1.4 या 1.5 बिलियन बताया जा रहा है। और कैपिटा इनकम के माध्यम पे हम अभी भी एक लो इनकम कंट्री ही है, क्योंकि हमारा पर कैपिटा इनकम करीब $2500 है। तो वहाँ पर तो ऑफ कोर्स हम थोड़े पीछे हैं, लेकिन ओवरऑल इकोनॉमी का साइज हमारा इस पेस पर बढ़ रहा है कि कहीं भी हम इसे डेड इकोनॉमी नहीं कह सकते। ये डेड इकोनॉमी तो कहीं से नहीं है, जो ऐसी इकोनॉमी जो लास्ट 11 years ग्रो करे। लेकिन जिस तरह कोविड के बाद हमने एक सेटबैक देखा, MSME सेक्टर को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, उसके बाद GST को लेकर भी थोड़ी समस्याएं थी, और विपक्ष ने इस बात को जोर देकर कहा कि GST हाई रेट ऑफ द पेट्रोलियम, उसके बाद हम माना आंकड़े बहुत जा रहे हैं, लेकिन नौकरियां उस तरह से नहीं बढ़ रही हैं, और मार्केट में भी कंजप्शन हाल फिलहाल के जो रिकॉर्ड्स आए हैं उनमें हम कंजप्शन भी थोड़ा कम होता देख रहे हैं। ये सारे पॉइंट आपके बिल्कुल सही हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि इसमें कोई दो राय है कि हमें इकोनॉमिक चैलेंजेस भी मोदी also failed before, yet and after always failed। हमारे इकोनॉमिक चैलेंजेस क्लाइमेट को लेके हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके हो, चाहे वो अगर महंगाई कितनी बढ़ गई है, हमारी ग्रोथ कहाँ से आती है, मतलब IT सेक्टर का भी एक डिपेंडेंस ऐसे बीजेपी फेवर वाले ऐसे बोलते हैं तो गलत बोलते हैं। इन्वेस्टमेंट कहाँ से आ रही है, वो भी अभी वेस्टर्न इकोनॉमी से ही आ रही है। तो ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रही हूँ कि हमारी इकोनॉमी एकदम सेफ है और कोई कंसर्न नहीं है। और ये भी बात आपकी सारी सही है कि MSME सेक्टर के लिए और सपोर्ट की जरूरत है। हमें एक तरह से युवा को नौकरी नहीं, रोजगारी नहीं मिलती, तो क्या बकवास करती है। डाइवर्सिफिकेशन हो कि हम नए नए एरियाज ढूंढे, नए नए देश ढूंढे जहाँ जिनके साथ हम ट्रेड कर सकें, या फिर लोग एक बच्चे है वो बात हो कि मतलब जिसके बाद क्यों जाते हैं, मोदी फेल है, स्ट्रॉन्ग बनाने की बहुत जरूरत है। लेकिन जो ये पॉइंट डेड इकोनॉमी वाला है वो मेरे हिसाब से बिल्कुल फिट नहीं बैठता है, क्योंकि नहीं, तू गलत है। अगर आपकी इकोनॉमी डेड होगी तो वो 7% नहीं कर रही होगी ना। इकोनॉमी डेड है, मोदी जाएगा बाद में, इकोनॉमी के आगे जाएगी। US की इकोनॉमी भी आपको 10 चैलेंजेस गिना सकती हूँ कि वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, वहाँ पे होमलेसनेस का इतना प्रॉब्लम है, वहाँ पे हंगर का इतना प्रॉब्लम है, डिस्पाइट द फैक्ट कि उनका पर कैपिटा इनकम $85,000 है। तो मतलब ऐसा तो है नहीं कि कोई भी इकोनॉमी परफेक्ट है, और कहीं इकोनॉमी परफेक्ट है नहीं, महंगाई बढ़ गई है, युवा को रोजगारी मिलती नहीं है, GDP 0 है और रुपीज डाउन है, एम्प्टी हो गया है। कैसे बकवास करती है। ट्रम्प का जो ये 25+ पेनल्टी वाला जो टैरिफ है, उसका असर इंडिया पर कितना पड़ेगा? क्या ये लॉन्ग टर्म असर पड़ सकता है इसका? मोदी जाएगा तब इंडिया आगे बढ़ जाएगा। हमें इस टैरिफ के लिए एक तरह से बहुत ज्यादा प्रिपरेशन की जरूरत है। अगर हम गवर्नमेंट का रवैया देखें तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट रिसर्च रिपोर्ट एंड रिजल्ट, मोदी जाएगा बाद में इंडिया की अर्थव्यवस्था अच्छी होगी। करने की बहुत जरूरत है कि कौन से सेक्टर्स
लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट होंगे। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर आपका एक साल का जीडीपी का इम्पैक्ट, जैसे जीडीपी जीरो है, वरना करके कुएं में पहुंच गई है, किया है कि केवल एक साल में ही इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट नियरली 0.5% वर्ल्ड में करप्शन फर्स्ट नंबर का है। तो कहाँ से आगे बढ़ेगा? ईयर ऑन ईयर अगर हम इसको कॉम्बैट करने के लिए, इसको डील करने के लिए कोई एक्शन नहीं लेंगे तो ऑफ कोर्स इसका इम्पैक्ट इकोनॉमी पे लॉन्ग टर्म में भी पड़ सकता है। जैसे सेक्टर बाय सेक्टर, अगर आप यूएस को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, ठीक है, आप दूसरे कंट्रीज को करेंगे, लेकिन आपके ऑपरेशंस छोटे होते जाएंगे और उसकी वजह से आपकी जॉब्स भी जा सकती हैं। तो इसको कॉम्बैट करने के लिए बहुत सारे एक्शंस गवर्नमेंट को ही लेने पड़ेंगे। गवर्नमेंट जीरो है, उनको एक डिटेल्ड स्टडी रिपोर्ट की बहुत जरूरत पड़ेगी। नो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लास्ट 11 years में ये है कि गवर्नमेंट ये समझे कि उनको सेक्टर बाय सेक्टर एक्सपर्ट्स के साथ और इंडस्ट्री एसोसिएशंस के साथ काम करके रिपोर्ट, रिसर्च जो इम्पैक्ट एंड है रिजल्ट मिनिमाइज करना पड़ेगा। तो भारतीय अर्थव्यवस्था क्या वाकई डेड है? विश्लेषण कर रही थी अर्थशास्त्री मिताली कोरे। मिताली कोरे वो बीजेपी फेवर वाली है, भारत में हो या दुनिया में कहीं और, जो हुआ केवल वही नहीं, ऐसा क्यों हुआ जानिए वो भी। ट्रम्प ऑल्सो राइट। के आगे क्या है, खबर की परतों के बीच क्या छिपा है, पहले समझें फिर समझाएं। बीबीसी हिंदी का न्यूज पॉडकास्ट, दिन भर पूरा दिन पूरी खबर। हमारी खबरों को पढ़ें bbchehindy.com पर। आप हमें व्हाट्सएप, इंस्टा और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। कनाडा ने फलस्तीन को राष्ट्र का दर्जा देने का फैसला किया है। इस फैसले से नाराज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा पर टैरिफ को 10% बढ़ाकर 35% कर दिया है। कनाडा से पहले फ्रांस और ब्रिटेन ने भी फलस्तीन को राष्ट्र का दर्जा देने का ऐलान किया। इस लिस्ट में अब पुर्तगाल का भी नाम जुड़ गया है। और एक दिन पहले ही ट्रंप ने फलस्तीनी प्राधिकरण और फलस्तीनी मुक्ति संगठन यानी PLO पर प्रतिबंध लगाया है। उन्होंने ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट किया और लिखा कि गजा में मानवीय संकट को खत्म करने का सबसे आसान तरीका यही है कि हमास सरेंडर करे और बंधकों को रिहा किया जाए। और इधर आज सुबह मध्य पूर्व के लिए ट्रंप के विशेष दूत विटकॉफ और इसराइल में अमेरिकी राजदूत माइक हग्बी गजा में इसराइली और अमेरिकी सहायता वितरण संस्था GHF यानी गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के एक सेंटर पर पहुंचे। और ये वही GHF है जिसके राहत केंद्रों के आसपास गजा में लोगों पर गोलियां चलाने की खबरें आई थी। और इससे पहले व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेवाइट ने बताया, प्रेसिडेंट ट्रंप मानवीय और बड़े दिल वाले हैं। उन्होंने मध्य पूर्व के लिए विशेष दूत विटकॉफ और राजदूत हग्बी को उस इलाके में भेजा है जहां वे गजा में वितरण केंद्र की जांच करेंगे और सहायता सामग्री पहुंचाने की योजना की संभावना तलाशेंगे और वहां के मुश्किल हालात की सीधी जानकारी हासिल करेंगे। About this dire situation on the ground. तो गजा पहुंचने से पहले विटकॉफ ने इस्राएली पीएम बिन्यामिन नेतन्याहू से भी मुलाकात की थी। विटकॉफ और हकबी का ये दौरा ऐसे समय हो रहा है जब गजा में मानवीय हालात को लेकर इसराइल और ट्रंप प्रशासन पर दबाव बढ़ रहा है। और यूएन की फिलिस्तीनी मानवाधिकार कार्यालय जो है उसने कहा है कि बीती मई से राशन पाने की कोशिश में 1373 लोगों की मौत हुई है, जिनमें 869 लोग ऐसे हैं जिनकी मौत जो है GHF का जो सेंटर्स हैं उनके आसपास हुई है। और गजा में राशन मिलने की मुश्किलों के बारे में कुछ लोगों ने बताया। सुबह 4 बजे से ब्रिज के नीचे हूँ। घर में 8 लोग हैं और मुझे एक डब्बा भर खाना मिला है। ये राशन बांटना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ये अपराध है। एक अन्य व्यक्ति ने बताया, ये मौत का जाल है, खुदा कसम ये मौत का जाल है। आप जानते हैं कि आप मौत के मुंह में जा रहे हैं और फिर आपको कुछ नहीं मिलता, वहाँ कुछ नहीं बचा होता है। और BBC वर्ल्ड सर्विस ने गजा में बच्चों को गोली मारे जाने के 160 से ज्यादा मामलों की जानकारी इकट्ठा की है और पाया है कि इनमें से 95 मामलों में बच्चों को सिर पर या सीने में गोली लगी थी। इनोसेंट बच्चे मर जाएंगे तो सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। यह मामले युद्ध के शुरुआती हफ्तों से लेकर जुलाई 2025 तक के हैं। गजा में विदेशी पत्रकारों के प्रवेश पर इसराइल ने पाबंदी लगाई हुई है। ऐसे में वहां हुई व्यापक तबाही और विस्थापन के चलते ऐसे मामलों से जुड़ी जानकारी इकट्ठा करना बेहद मुश्किल है। BBC पॉपुलेशन संवाददाता स्टीफनी हेगर्टी की आपको रिपोर्ट सुनवाते हैं, लेकिन उससे पहले ये बता दें कि इस रिपोर्ट में दिया कुछ ब्यौरा आपको विचलित कर सकता है। A man and a small child are lying on a street in Gaza City
गजा के शहर की सड़क पर एक शख्स और एक छोटी बच्ची लेटे हुए हैं। अपने आखिरी पल में वो शख्स बच्ची को छूने की कोशिश करता है। ये वीडियो दिसंबर 2023 में दिखाया गया था, लेकिन वीडियो में ये लोग कौन थे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। हमने कई महीनों तक इनके बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की, सोशल मीडिया खंगाला और जमीन पर लोगों से संपर्क किया। फिर हमें उस शख्स के नाम का पता चला, मोहम्मद अल मजलावी और उनकी 2 साल की बेटी लयान। 95 बच्चों में से एक है जिनके बारे में हमने जानकारी इकट्ठा की है। गजा की इस जंग में इन बच्चों को सिर या सीने में गोली लगी है। इस लिस्ट को बनाने के लिए हमने मीडिया रिपोर्ट्स की जांच की, जमीन पर मौजूद मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और 30 डॉक्टरों और नर्सों से भी बात की जिन्होंने इन बच्चों का इलाज किया। इनमें से 2/3 से ज्यादा बच्चे 12 साल से छोटे थे। 57 मामलों में ये आरोप लगा कि बच्चों को इस्राएली सैनिकों ने गोली मारी। 2 मामलों में ये कहा गया कि बच्चों को फलस्तीनियों ने गोली मारी। वहीं बाकी के 36 मामलों में क्या हुआ था हमें ये नहीं पता। लेकिन लयान की मौत कैसे हुई? लयान की बहन शाहद तब 12 साल की थी। उस दिन वो अपनी अम्मी, अब्बू, भाई और बहन के साथ थी। उन्होंने हमें बताया कि वो बमबारी से बचने के लिए भाग रहे थे। वो एक शांत सड़क पर थे। जब वो चौराहे पर पहुंचे तो उन्होंने अपनी बाईं ओर एक टैंक देखा। जब हमने टैंक देखा तो हम भागने लगे। हम अपने अब्बू से आगे थे। पीछे मुड़कर देखा तो वो जमीन पर पड़े थे। हमें लगा वो गिर गए हैं। शाहद कहती हैं कि वो मदद के लिए वापस भागे और तब उन्हें पता चला कि उनके अब्बू को गोली लगी थी। मैं अपनी बहन को पकड़ने के लिए उसकी तरफ भागी, तभी मेरे हाथ में गोली लगी। अब्बू को गोली लगी थी। तभी वो चिल्लाए, मुझे छोड़ो और यहाँ से निकल जाओ। वो बताती हैं कि वो लोग वहाँ से भागे और फिर कभी उन्होंने मोहम्मद या लयान को नहीं देखा। हमें गोलीबारी से 2 घंटे पहले की एक सैटेलाइट तस्वीर मिली। इसी के जरिए हम आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सैटेलाइट तस्वीर में हम उसी सड़क पर एक टैंक देख सकते थे जहां शाहद ने टैंक देखने का दावा किया था। मिलिट्री एक्सपर्ट्स स्टुअर्ट रे ने तस्वीर की जांच की और उसमें कई टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और रेत के बने सुरक्षा टीलों की तरफ इशारा किया। साथ ही ऊंची इमारतें भी थीं जो इस्राएली सेना की एक मजबूत पोजीशन को दिखाती हैं। हमें मिली जानकारी हमने इस्राएली सेना को भी दी। उन्होंने कहा, आईडीएफ के सैनिक आतंकी संगठनों के खिलाफ मुश्किल शहरी इलाकों में ऑपरेशन करते हैं और ऐसे में कभी कभी गलती से या अनजाने में नुकसान हो सकता है। उन्होंने कहा कि लयान के मामले की जानकारी दर्ज कर ली गई है और इसकी जांच जिम्मेदार अधिकारी करेंगे। हमने एक व्यक्ति से बात की जिन्होंने 2024 की शुरुआत में गजा में इस्राएली सेना के साथ लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने कई ऐसे मामलों का जिक्र किया जिसमें उनकी यूनिट ने निहत्थे लोगों को मारा। इनमें 2 किशोर भी थे। उन्होंने बताया, ह्यूमैनिटेरियन रास्ते के बाहर अगर कोई दिखे तो गोली मारो, जान से मारो। हमें यही कहा गया था। हमारे कमांडर ने कहा था कि अगर औरत या बच्चा हो तो गोली मत मारो, हिरासत में लेने की कोशिश करो, बेवकूफ मत बनो। क्या आपको लगता है कि जवाबदेही की कमी है? हाँ, मैं साफ कहूँगा कि यहाँ जवाबदेही की बहुत कमी है। जब हमारी टीम के कुछ लोग मारे गए तो ऐसा था कि सब कुछ तबाह कर दो, जो दिखे उसे मार दो। हमने इन सैनिक के आरोपों को इस्राएली सेना के समक्ष रखा। उन्होंने कहा, आईडीएफ का मकसद यही रहता है कि आम लोगों को कम से कम नुकसान पहुंचे। वॉर वाले को तो गॉड इंसाफ करेगा। यूनिवर्सिटी में अंतर्राष्ट्रीय कानून की प्रोफेसर हैं। बीबीसी के जुटाए सबूतों की उन्होंने जांच की। किसी दूर दराज इलाके से जहां सारे सबूत नहीं होते, वहां कोई पक्की या शुरुआती कानूनी राय बनाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन इस मामले में जो सबूत हैं वो साफ दिखाते हैं कि कानून का गंभीर उल्लंघन हुआ है। शायद ये एक वॉर क्राइम भी हो सकता है जो बहुत कम देखने को मिलता है। कई दिनों तक लयान और मोहम्मद की लाशें हमीद स्ट्रीट पर पड़ी रहीं क्योंकि उनका परिवार जंग में भाग रहा था और 1 साल बाद जब तक हमने उनसे संपर्क नहीं किया, उन्हें ये भी नहीं पता था कि ये वीडियो मौजूद है। बीबीसी संवाददाता स्टेफनी हेगर्टी की रिपोर्ट आप सुन रहे थे बीबीसी संवाददाता सुमिरन की आवाज में। और अब बात कहानी जिंदगी की। इस बार की कड़ी में आप सुनेंगे रत्ना पाठक शाह को। उनसे वरिष्ठ पत्रकार इरफान की बातचीत के कुछ हिस्से आपको सुनवाते हैं। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपने तो टेलीविज़न
थिएटर सिनेमा के अलावा इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स भी किए। दो चीज़ें, एक तो ये कि जजीरे में इरफान साहब के साथ आप थीं, कुछ हमको इरफान की परसोना या एक्टिंग के बारे में कुछ अपनी राय हमें बताइए। दूसरी बात ये बताइए, अगर आप भूल जाएंगे तो दोबारा याद दिलाऊंगा, वो कौन सी एक्टर है, फीमेल एक्टर भारत में या इंटरनेशनल सतह पर भी, जिसको लेकर आप थोड़ी जेलस होती हैं कि काश मैं वैसा कर पाती? इरफान खान, जजीरे, यस, वो बहुत कई वजहों से मेरे लिए बहुत स्पेशल फिल्म थी। एक तो उस तरह का पार्ट मुझे पहली बार मिला था, उतनी डेप्थ का। इब्सन का मैंने कोई प्ले पहले किया नहीं था, तो मुझे वो भी मन था कि कभी करूं। एक वो फायदा था, गोविंद निहलानी के साथ काम करने का मौका मिल रहा था, वो भी एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन था। एंड इरफान को मैंने सिर्फ 2-3 टेलीविजन चीज़ों पे पहले देखा था। एनएसडी में जब इरफान थे तब मेरा उनसे कोई ज़्यादा वास्ता नहीं रहा। उनको थिएटर में परफॉर्म करते हुए मैंने कभी नहीं देखा इरफान को। आई विश आई हैड, बट उसकी फिल्म के टेलीविजन के बहुत सारे परफॉर्मेंसेस देखे थे और बहुत अच्छे लगे थे। और पहली बार जब मिले तब इमीडिएटली ये एहसास हुआ कि ये व्यक्ति बहुत अलग है और उसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल अलग किस्म का है। इसका कॉन्फिडेंस अपने शरीर पे या अपने पोजीशन पे या अपनी खूबसूरती पे या अपने किसी चीज़ पे निर्भर नहीं है। उसका कॉन्फिडेंस अंदर का कॉन्फिडेंस है। वो जानता है कि मैं जिस तरह की एक्टिंग करना चाहता हूँ वो मैं करूँगा। तो वो कॉन्फिडेंस जिस एक्टर में हो ना, उसको देखने में बहुत मज़ा आता है। इरफान की कॉन्फिडेंस इज अ डीप कॉन्फिडेंस एंड उसके हर काम में वो दिखती थी। उसके साथ बात करो तो भी दिखती थी। वो कभी भी दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए कोई चीज करे ऐसा मुझे नहीं लगता था। ही वॉज रियल फॉर हिमसेल्फ। उसे शायद अपने बारे में भी बहुत ज्यादा मनगढ़ंत बातें नहीं सोची होंगी। हिज ओन व्यू ऑफ हिमसेल्फ मस्ट हैव बीन वेरी क्लियर, ऐसा लगता है। मैं उसको बहुत अच्छी तरह जानती नहीं थी और अब मौका भी नहीं मिलेगा, मगर हमेशा मिलकर के ऐसा लगता था कि इस आदमी के साथ बैठ के बातें करने में मजा आएगा, कि उसमें बहुत कुछ और है जो मिल सकता है उसके साथ बात करके। And as a performer, as a co-actor, very giving, very supportive, always there. बिल्कुल अपनी तरफ unnecessary attention ना draw करना, ये सिर्फ एक supremely confident आदमी कर सकता है। जो बेचारे आकर के शोर मचाते हैं सेट पे, ये वो, अरे पानी लाओ, चाय लाओ, ये क्या वो क्या, वो सब जो करते हैं, I'm afraid वो बेचारे अपने आप के अपने काम में कॉन्फिडेंस नहीं है उनका, इसीलिए ऊपर से ऐसा सब रंग रोगान लगाना पड़ता है। इरफान को कोई जरूरत ही नहीं थी इन सब चीजों की। बिग एसी कंपनी। ठीक है, अब दूसरा सवाल वो कि जिसमें आप किससे मैं इंस्पायर हुई हूँ? बहुत लोगों से इंस्पायर हुई हूँ डेफिनेटली। मेरी माँ अर्ली इंस्पिरेशन, लेकिन ऐसा इंस्पिरेशन जिसको डिस्कार्ड भी करना पड़ा, क्योंकि मैंने माँ का बहुत अच्छा काम नहीं देखा फ्रैंकली। मुझे लगता है कि मधुबाला वाज सच एन एक्टर। वो खूबसूरत बहुत थी ऑफ कोर्स, मगर उनकी खूबसूरती से आगे जाओ तो शी वाज एन एक्ट्रेस हु सीम्ड टू बी लाइक पानी। वो कुछ ढांचा उसको जल्दी से दिया नहीं जा सकता था। एक ही तरह की उनकी परफॉर्मेंसेस लगती हैं, मगर उसमें एक ऐसी फ्रेशनेस, एक स्पॉन्टेनिटी थी जो कि मीना कुमारी की परफॉर्मेंसेस में मुझे कभी नहीं लगी। वो एकदम डिटेल में सोची हुई ऐसी लगती थी और एक ही तरह के इमोशनल इम्पैक्ट को दिखाने की कोशिश। नूतन वाज डिफरेंट, उसका इमोशनल इम्पैक्ट बहुत फर्क था। एंड देन फाइनली तनुजा। मुझे तनुजा बहुत अच्छी लगती हैं एज एन एक्टर, और वो बिल्कुल अलग तरह की औरत हिंदी फिल्मों में दिखाई देती हैं। उसी तरह के हाथी मेरे साथी टाइप की फिल्म में भी तनुजा से आंखें नहीं हटती हैं, क्योंकि वो जो कर रही है, या रात अकेली है वो जो गाना गाती हैं, आए हाय, इतना इवोकेटिव एंड टेंटलाइजिंग गाना जब हीरोइने गाती है नहीं लगता ऐसा। वो तो फिर भी कुछ सती सावित्री कुछ रोक के रखा हुआ है उन्होंने। इसकी जो अबैंडन थी वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। तीजन बाई को मैंने जब पहली बार देखा और बार बार देखा, या फिदा बाई, हबीब तनवीर की एक्टर, क्या परफॉर्मेंसेस, और बिल्कुल अलग। जैसे हम लोग सोचते हैं शहरों में कि अच्छा परफॉर्मेंस ऐसा होना चाहिए। तीजन बाई को देखो या फिदा बाई को देखो, एक शिकन नहीं चेहरे पे, और आवाज के जोर से ऐसा माहौल क्रिएट करती हैं। तीजन बाई अकेली औरत खड़ी होकर पूरा महाभारत सुनाती हैं। मतलब ये मैं कहती हूँ, ये इस तरह के लोग मुझे बहुत प्रभावित करते हैं, और तब भी करते थे, आज भी करते हैं, जो कि एक्सपेक्टेड ना हो, जो कि कुछ अलग करके दिखाए। मुझे कोंकणा लगती है अभी आज की एक्ट्रेसेस में, और भी बहुत सारी अच्छी एक्ट्रेसेस है, और आज जनरली लेवल ऑफ एक्टिंग मुझे लगता है बम्प अप हो गया है।
तो थिएटर, टीवी और सिनेमा की जानी मानी कलाकार रत्ना पाठक शाह का पूरा इंटरव्यू आप सुन सकते हैं यूट्यूब, फेसबुक और BBC हिंदी के पन्ने पर। तो आज पॉडकास्ट में बस इतना ही। हमें सुनने का शुक्रिया।